Hello students, I welcome you all at Caliber Academy. My name is Dr. Sunana Chaurasia and I am here to deliver my lecture on the fundamental unit of life. This is the title of my chapter from the class 9. This is the very first chapter of biology in the section of biology. So today I am going to discuss all about the cell. You know that the fundamental unit of life is the cell. सेल क्या होता है? जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पे प्रेजेंट है उन सब का जो बेसिक यूनिट होता है, या आप टेक द एग्जांपल ऑफ प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स, हम सब की बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज सेल. सो टुडे अंडर दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट सेल, देयर कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस. ओके, सो सेल, कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? सेल का डेफिनेशन होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे आपको हम क्यों बोल रहे हैं कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि आपका जो बॉडी है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वो पूरा एक सिंगल सेल से बनी होती है. एक सिंगल सेल से क्या होता है बेटा? हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? फॉर्म होती है. एंड हमारी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट वी आर हैविंग द और different organs we are having, different parts of our body having, and हमारे जितने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबके अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं. अलग अलग सेल टाइप्स मिलके आपके अलग अलग जो सेल्स होते हैं वो सब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट. आपने कभी ना कभी आपने बायोलॉजी के अंदर जरूर ये पढ़ा होगा कि जब एक स्पर्म और एक एग क्या होते हैं, जब फ्यूज होते हैं, फॉर्म, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका जाइगोट फॉर्म होता है. एक सिंगल जाइगोट से बेटा क्या होता है? एक सिंगल जाइगोट से फिर वो क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन. इट गोज अंडर द माइटोसिस डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन करने के बाद क्या होता है? आपके ब्लास्टोसिस फॉर्म होते हैं. ब्लास्टोसिस से फॉर्म होने के बाद एक उसके अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं एंड वो लेयर आपका अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाता है एंड फाइनली एक प्रोजेनी क्या होता है? एक चाइल्ड क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है. सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का यहाँ पे जो डेफिनेशन है सेल का, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है एंड आपकी बॉडी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन सब में अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं और वो दे ऑल टुगेदर क्या करते हैं? अलग अलग आपकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो लाइक ब्रेन का काम होता है आपकी बॉडी के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखना. आपके हार्ट का काम क्या होता है? उसके हार्ट के सेल्स का काम होता है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करे. आपके ऐसे ही आपके अलग अलग बॉडी के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनका काम होता है कि अलग अलग सेल टाइप्स मिलके अलग अलग आपके पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो आपको अभी तक समझ में आ गया कि सेल क्या होता है. मूविंग टू द इन्वेंशन, हाउ वी डिस्कवर्ड अबाउट द सेल. So it was the year of 1665. There was a scientist, his name was Robert Hooke. He has examined a thin slice of cork under self-designed microscope. He saw honeycomb-like structure with the small compartments. Okay, so जो रॉबर्ट हुक थे in the year of 1665, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया. He has designed a माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था. माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ओक एक ट्री होती है जिसे हम हिंदी में सागवान भी बोलते हैं. उस ट्री, जो ट्री था, उसका बार्क जो होता है बेटा, वो बार्क होता है जो छाला होता है, जो डेड सेल्स होते हैं, उस डेड सेल्स को लिया आउट ऑफ द क्यूरिसिटी. लाइक आपको पता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी क्यूरिसिटी होती है एंड 1665 वाज बैक देन. हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज नहीं हुआ करती थी. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने जो कॉर्क था, जो ओक ट्री का कॉर्क था, उसका एक स्लाइस लिया एंड उसको उन्होंने जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसके अंदर ही ऑब्जर्व्ड कि उसमें कुछ कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स है. अब कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? ओके, सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, जब उन्होंने वो ओक ट्री के कॉर्क को क्या लिया बेटा? एक लिया, उसको स्लाइस लिया, उसको स्लाइड पे डाला, कवर स्लिप लगाया एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि कुछ ऐसे हनी कोम लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिखे। कैसे स्ट्रक्चर्स दिखे हमें? हनी कोम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे। यू कैन सी ओवर हियर, जैसे हनी होती है ना वैसे स्ट्रक्चर्स दिखे। एंड इस स्ट्रक्चर को बेटा सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है अ रूम, अ कंपार्टमेंट। ठीक है, जो कोई एक सिंगल सा रूम होता है, सपोज कीजिए हियर इट इज अ रूम, सो ये एक सिंगल सा जो रूम है इसे हम क्या बोलते हैं? या रूम या सेल बोलते हैं बेसिकली। सो वहां से रॉबर्ट हुक ने वो जो वर्ड है, जो टर्म है आपका सेल, वहां से आया है। जो 1665 से कॉइंड होकर आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जो सेल वर्ड है वो वहीं से आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपार्टमेंट बोलते हैं। उनको ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके छोटे छोटे कोम लाइक जैसे स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से जो आपका आज जिसको हम सेल पढ़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? उसको पहले वो उन्होंने एक डेड सेल्स में, डेड सेल्स था बेटा, क्योंकि जो बार्क होता है ऑफ कोर्स दैट इज द डेड, तो उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था इन द ईयर ऑफ 1665। अब यहाँ से हमारे सेल जो है उसका जर्नी स्टार्ट होता है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल्फ एग्जामिन किया एंड उन्होंने उस डेड सेल को नाम दिया सेल। ओके, कमिंग टू फर्दर, सो रॉबर्ट हुक जो थे बेटा, जो सेल थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 1665 में देयर वाज नॉट अ सिंगल रिसोर्स टू स्टडी अबाउट द सेल। लोगों को जीरो नॉलेज था कि सेल क्या होता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज के बने होते हैं। सो रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन हु केम फॉरवर्ड एंड स्टडीड अबाउट द सेल। फ्रॉम देन other people, other scientists have come forward to study about cell. Okay, so coming to the Robert Hooke, he was the person who discovered the cell. Coming to the Anthony Leeuwenhoek, जिनको हम लुवेनहॉक बोलते हैं, इन्होंने क्या करा था बेटा? इन 1674, 1665 में तो आपके रॉबर्ट हुक जो ने क्या बोला था कि सेल होता है। फिर हम आ जाते हैं 1674 में। एंटोनी ल्यूवेनहॉक क्या किया? इन्होंने जो पॉन्ड होता है, जो तालाब होता है, उसके पानी को इन्होंने लिया एंड उस पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। उनको क्या दिखे? उनको जो सेल्स दिखे, जो कंपार्टमेंट दिखे, वो उन्होंने उसको लिविंग सेल बोला। ऑफ कोर्स बेटा आपके अंडर वाटर के अंदर बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। वहां पे हमें ये आइडिया आया, जो रॉबर्ट हुक ने हमें आइडिया दिया था कि हमारी बॉडी एक सेल जैसे कुछ स्ट्रक्चर की बनी होती है। उस स्ट्रक्चर को बेटा, वो तो डेड था, हमें उसको वो लाइव सेल होते हैं, ये हमें किसने बताया था? उसे हमें बताया था एंटोनी लुवेनहॉक ने बताया था। किसने बताया था बेटा? पॉन्ड के वाटर में बताया था। कमिंग टू द रॉबर्ट ब्राउन इन द 1831, बेटा ये आपका जो भी डिस्कवरी हुआ था ये आपके 1600 में हुआ था। उसके कई सौ सालों के बाद वापस एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था बेटा? जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन द ईयर ऑफ 1831 ही डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। अब सेल न्यूक्लियस क्या होता है ये मैं आपको अपने आगे के लेक्चर में समझाती हूँ। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट ब्राउन जी थे उन्होंने क्या करा था? सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी करी थी। उसके बाद again in the year of 1839 there was a scientist, his name was Purkinje. He has coined the term protoplasm for the fluid substances of the cell. Here what does mean by the protoplasm? So again, just like the nucleus, I am going to discuss more details about the protoplasm. Nucleus and the protoplasm are the major part or the cell organelles of the cell. They are the part of our cell. So you have to remember these scientists along with the Scladen and the Schwann. So in the year of the 1838 and 1839, Scladen and Schwann, okay, remember this name, they proposed the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. So जो आज हम theory पढ़ रहे हैं, जो हमारे 9th से लेके 10th, 11th, 12th जो आपकी सारी बेसिक्स अभी आपको स्टार्ट हो जाएगा ये सब थ्योरी पढ़ना, वो सब थ्योरी जो सेल के बारे में है, जो आपका सेल इज द बेसिक्स ऑफ योर बायोलॉजी। अगर सेल नहीं है तो आप बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? जो बेसिक है वो थ्योरी आपका किसने प्रपोज किया था? स्क्लेडन एंड शॉन ने प्रपोज किया था। कौन से ईयर में? 1838 एंड 1839। इन्होंने क्या प्रपोजल दिया था? इन्होंने बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लांट, एनिमल्स, we all are made up of cell. Okay, and वो उन्होंने किसके थ्रू प्रेजेंट उस चीज को प्रपोज किया था? सेल थ्योरी में।
जो सेल थ्योरी होता है उसमें शॉन एंड स्क्लेडन ने सारी डिटेल्स बताई हुई है कि जो भी प्लांट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल्स है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल. सो सेल को वहां पे बोला गया दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो द नेम ऑफ योर चैप्टर. ओके, coming to the Virchow. Virchow was he was a scientist. In the year of 1855, he expanded the cell theory by suggesting that all cell arises from pre-existing cell. Yes, very true. अब क्वेश्चन ये आता है, जब एक सेल बना होगा तो वो सेल का कुछ तो सोर्स रहा होगा, वो आए कहाँ से? सो जो वर्षो थे उन्होंने जो थ्योरी स्क्लेडन एंड शॉ ने प्रपोज किए थे उस थ्योरी को उन्होंने एक्सपांड किया और उन्होंने बताया कि जो सेल फॉर्म होते हैं, जो एनिमल्स फॉर्म होते हैं, वो सब कहाँ से फॉर्म होते हैं? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं. मतलब ऐसा कुछ जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ से ही आपका क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है या न्यू प्लांट होता है, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो क्या होता है बेटा? फॉर्म होता है. ओके, उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप enable details observation of the cell structure and the organelles. Of course, beta, in the year of 1940 हमारे पास इतना एडवांसमेंट आ चुका था कि हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते थे. सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड आपके क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. तो क्या हुआ था बेटा? पहले तो हमारा टास्क था कि सेल के बारे में ही सेल को डिस्कवर करना. अब जब हमारे पास सेल डिस्कवर हो गया तो हमें क्या करना था? जब हमें पता चल गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, फिर हमें अब उसके अंदर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना था. तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि हमारे पास वेल इक्विप्ड क्या होने चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए. अगर आपके पास बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, तो आप किसी चीज के डिटेल के बारे में नहीं पढ़ सकते. अगर मैं आपको एक सैंपल दे दूं, आप क्या करेंगे? आप सेल को पहचान सकते हैं, आप सेल के अंदर की स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो बाय द 1940 हमारे पास क्या हो गया था बेटा? एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द एडवांस वर्जन ऑफ योर कंपाउंड एंड द लाइट माइक्रोस्कोप. सो when we had the electron microscope by the year of 1940, we were able to study about the component of the cell. Okay, so I am going to discuss more about. आप सबने कभी ना कभी आपके लैब में जरूर इसको माइक्रोस्कोप देखा होगा. So I will discuss about the microscope. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप क्या करते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सैंपल को देख सकते हैं जो आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ओके, सो आप क्या करेंगे? आप मेरे इस स्कैन पे बहुत सारे सेल्स हैं, बट बेटा मैं एक सेल को निकाल के देख नहीं सकती. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए होगा कि मुझे माइक्रोस्कोप के अंडर में उस चीज को ऑब्जर्व कर सकती हूँ. अगर मैं आपको एक ब्लड सैंपल दे दूँ, आपको मैंने एक 5 ml का ब्लड दे दिया, आप बोलो कि आप इसमें से सेल्स मुझे निकाल के दिखाओ. ऑफकोर्स आप नेकेड आई से इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर साइज इज इन माइक्रो. माइक्रो मीन्स something which is very tiny in size, and scope मतलब तो visible. So आप ऐसे organisms और ऐसे sample जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, आपको किसकी मदद लेनी होती है? माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होती है. So हम क्या करते हैं बेटा? ऐसे सैंपल की हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेटा? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द माइक्रोस्कोप. This is how a microscope look like. This is a compound microscope and this is a electron microscope. Okay, इस माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ आप इतना पता लगा सकते हैं कि किसी सैंपल में सेल है कि नहीं है. अब सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है बेटा? हमें जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का. कमिंग टू द डिफरेंट शेप साइज ऑफ द सेल. अब हम सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. क्या होता है? अ सिंगल सेल दैट कॉन्स्टिट्यूएट्स अ होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो यहाँ पे क्या है बेटा? अगर सेल के नंबर के बेसिस पे मैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चाहूँ तो मैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर सकती हूँ. कैसे? अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई है तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूँगी? यूनिसेलुलर बोलूँगी. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल एंड सेलुलर का मतलब सेल.
So an organism whose body is made up of just one single cell is called as unicellular organism. For example, we are having amoeba, Cladomonas, Paramecium and the bacteria. These are some examples, well-known examples under the unicellular microorganisms. Okay, coming to the multicellular organisms. Okay, so मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है बेटा? यूनी का मतलब होता है सिंगल. क्या होता है आपका यूनी का मतलब? यूनी का मतलब होता है सिंगल. एंड मल्टी का क्या मतलब होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी. ओके, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी. सो ऑर्गेनिज्म whose body is made up of more than one cell are called as multicellular organism. So human, plants, animals, we are the example of the multicellular organisms. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हैं, I have pasted the examples of unicellular organism. This is your amoeba, this is your paramecium, this is your euglena. Okay, these are the different types of your lactobacillus. These are the examples of the bacteria. आपके बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं बेटा? सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं. बट कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आप यहाँ पे यू कैन सी देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ द animals. I have pasted over here to make the term very easy for you to perceive. Okay, so coming to the next part, every multicellular organisms come from a single cell. Cells divide to produce cells of their own kind. That is, all cells come from pre-existing cell. As I have already discussed, बेटा एक सिंगल सेल होता है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक तो आपने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है और वहाँ पे आप बोल रहे हो कि बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो बेटा करेक्ट. जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो पैरामीशियम होते हैं, जो अमीबा होते हैं, बेटा इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है. इस सिंगल सेल में ही उनकी पूरी बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं. ओके, क्या होते हैं? उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल में ही उनका क्या होगा? सब कुछ होगा. उनके जेनेटिक मटेरियल होंगे, उनके डिफरेंट सेल ऑर्गन्स रहेंगे. बट कमिंग टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में सिंगल सेल होने के बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. इसीलिए तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बन के क्या होती है? डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म कर रही होती है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है. उनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से, पूरी उनकी बॉडी ही सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है. मेरी पूरी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके मेरी एक बॉडी बन रही होती है. लेकिन एक एनिमल को पूरी बॉडी फॉर्म करने के लिए क्या होता है बेटा? एक सिंगल सेल से ही उसकी पूरी बॉडी फॉर्म होती है. मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे होता है. देखिए यहाँ पे कैसा होता है, जब एक फादर होता है और एक मदर होती है. ओके, मदर से क्या आ रहा होता है? 23, सॉरी, या ये एक फादर है बेटा, ये एक मदर है. ओके, अब क्या होता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों की बॉडी में होता है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है. अब क्या होता है बेटा? फादर से कितना आ रहा होता है? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आता है. अब मदर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर से आता है. जब ये फ्यूजन होता है तो क्या बनाते हैं? तो क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है आपका 2n और 46 बन जाता है. इसे हम कहते हैं जाइगोट. क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जाइगोट. अब यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास एक सिंगल सेल आया. अब ये एक सिंगल सेल क्या होगा? इट विल गो अंडर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होके क्या हो जाएगा? ये माइटोसिस डिवीजन करते हैं. माइटोसिस डिवीजन करने के बाद ये क्या बना लेते हैं? आपका ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं. ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं. ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद आपका क्या बना रहे होते हैं? ये मॉरूला बना रहे होते हैं. एंड मॉरूला बनाने के बाद वो डिवीजन होने के बाद एक फुल्ली ग्रोन चाइल्ड में डेवलप हो जाते हैं. एंड वो फिर आपका एक कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है.